गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू। आज की क्लास अपनी होने जा रही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अपना जो टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? देखिए, टू प्लेस वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ सेंटेंस और अ फ्रेज। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है टू प्लेस वन वर्ड, एक शब्द रखना। किसके लिए? फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह के लिए, और अ सेंटेंस या एक वाक्य के लिए, और अ फ्रेज या फिर कोई फ्रेज हो। फ्रेज भी क्या होता है? वाक्य का एक छोटा सा हिस्सा होता है। फ्रेज क्या होती है? वाक्य का छोटा हिस्सा होता है, या उसे भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड से कह सकते हैं। वर्ड भी हो सकता है अकेला, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है फ्रेज में, इसलिए फ्रेज को अपन ने अलग शब्द दिया। ठीक है, तो क्या समझे आप? किसी शब्द समूह या वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना ही क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो बात समझ में आ गई होगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपन कैसे देते हैं। जैसे कोई शब्द समूह है, जैसे मैं कहूं वह व्यक्ति जो स्कूल में पढ़ाता है, वन हु टीचेस इन अ स्कूल, वह व्यक्ति जो स्कूल में पढ़ाता है। तो इतनी लंबी बात कहने की आवश्यकता हमें नहीं है, हम सीधे कह सकते हैं शिक्षक या अध्यापक या टीचर। एक शब्द से हम बता सकते हैं उस बात को। तो यही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका महत्व, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ऐसा करने से, वन वर्ड दे देने से हमें बहुत सारे शब्दों को नहीं लिखना पड़ता या नहीं बोलना पड़ता। अगर हम वन वर्ड का यूज नहीं करते हैं तो फिर हमें लंबा खींचना पड़ता है, हमारी बात लंबी हो जाती है, या हम लिखें तो लंबा हो जाता है। संक्षिप्त अगर हमें बात करनी है तो हमें वन वर्ड्स का यूज करना चाहिए। चलिए कुछ वन वर्ड्स की यहाँ पर अपन एक लिस्ट पढ़ते हैं। इस लिस्ट से ज्यादातर जो अपने वन वर्ड्स हैं उसमें कवर होंगे, और हमें एक आइडिया भी आएगा कि आखिर वन वर्ड हम किस तरह से लेते हैं और किस सेंटेंस के लिए, किस फ्रेज के लिए, किस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए क्या क्या वन वर्ड हो सकते हैं, ये अपन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे और उनका आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अ शॉर्ट यूजुअली, इसमें फर्स्ट है अ शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। क्या है इसका मीनिंग? पहले तो लाइन को समझेंगे। अ शॉर्ट एक लघु, एक छोटी, यूजुअली अम्यूजिंग, और सामान्यतः ये बहुत ही अम्यूजिंग होती है, इंटरेस्टिंग होती है ना। स्टोरी कहानी, अबाउट सम रियल पर्सन, कोई किसी सच्चे व्यक्ति की, यानी कि वास्तविक घटना पर, वास्तविक व्यक्ति के जीवन पर आधारित कोई शॉर्ट स्टोरी अगर है तो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? द वन वर्ड इज फॉर दिस लाइन इज एनेक्डोट। इसको क्या कहेंगे? एनेक्डोट। इंग्लिश में इस स्टोरी को, इस छोटी स्टोरी को, इस लघु कथा को हम क्या कहेंगे? एनेक्डोट कहेंगे। नेक्स्ट है इसी तरह से लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन, किसी व्यक्ति की जीवन की कहानी, लाइफ हिस्ट्री या जीवन का इतिहास, रिटन बाय सम बाय अनदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जब वो कहानी लिखी जाती है, उसका इतिहास लिखा जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। तो किसी व्यक्ति की कहानी जो कोई और व्यक्ति लिखता है, तब वह क्या कहलाती है? बायोग्राफी कहलाती है। इसे हम हिंदी में जीवनी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट अपने सामने वन वर्ड का एक और सेंटेंस है, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पॉलीगेमी।
इसको क्या कहेंगे, पॉलीगेमी। यानी कि पॉलीगेमी का मतलब हो गया कि एक से अधिक विवाह करता है व्यक्ति। ऐसी प्रथा में क्या होता है, एक से अधिक विवाह करता है, एक से अधिक पत्नियां रखता है। तो ये एक इसका हो गया। नेक्स्ट है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। एक व्यक्ति जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता, उसे इंग्लिश कल्चर में क्या कहते हैं, पैगन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैगन। पैगनिज्म एक अलग वाद है, एक मत है, तो वो इसको यहाँ पर बोलते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को पैगन कहते हैं। क्या कहेंगे, पैगन। नेक्स्ट अपने सामने सेंटेंस है ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज। देखिए इसका मीनिंग क्या है, ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ, यानी कि बहुत ही आराम की और बिना दर्द वाली मौत होना। किससे होना, इनक्योरेबल डिजीज से होना। ऐसी असाध्य किसी बीमारी से, असाध्य रोग के कारण बिना दर्द वाली, बिना कष्ट वाली मौत अगर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे अपन, उसे कहते हैं यूथेनेसिया। उसे क्या कहेंगे, यूथेनेसिया। यूथेनेसिया एक उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को अपन कहेंगे जिसके कारण ऐसा होता है। यानी कि ऐसी मौत पाना, कई बार अपन कहते हैं ना बहुत आराम की मौत पाई है मैंने, तो वो जो डेथ होती है, कई बार क्या होता है, ऐसी कोई असाध्य बीमारी होती है जो ना तो डॉक्टर्स की पकड़ में होती है ना, तो बिना परेशानी और दर्द की जो मौत हो, असाध्य रोग के कारण, यानी कि असाध्य रोग के कारण कि बहुत ही आसान और बहुत ही जो है बिना दर्द वाली मौत किसी की हो जाए, तो उस सिचुएशन को अपन कहते हैं यूथेनेसिया। ठीक है। नेक्स्ट अपने सामने सेंटेंस है अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल। अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल, यानी किसी व्यक्ति का नैतिक, किसी व्यक्ति में जो नैतिकता है वो क्या हो, लैक्स किस्म की हो, लैक्स क्वालिटी की हो, तब क्या कहेंगे अपन, उसे लाइसेंसेस बोलेंगे। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, लाइसेंसेस, है ना। उस आदमी के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है, लाइसेंसेस। उस व्यक्ति को अपन लाइसेंसेस मैन कहेंगे। नेक्स्ट है अपने सामने अ स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल, शीप, पोल्ट्री एक्सेट्रा। एक छोटा सा एनक्लोजर, एक छोटा सा एनक्लोजर या फिर कहो बाड़ा, छोटा सा, अपन देसी लैंग्वेज में जिसे बाड़ा कहते हैं, छोटा सा, किसके लिए, स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल, मवेशियों के लिए, यानी कि अपने जो जानवर होते हैं, जो पालतू पशु जो होते हैं उनके लिए, कैटल, शीप भेड़ों के लिए, या पोल्ट्री मुर्गियों के लिए। इनमें से भी किसी भी जानवर के लिए कोई छोटा सा अपन घर में ऐसे घरौंदा टाइप बना दे, कुछ या बाड़ा टाइप बना दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में पेन वर्ड यहाँ पर यूज किया है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पेन तो हम सिर्फ कलम से कहते आ रहे हैं? लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश को अपन पढ़ेंगे, शब्दों के बहुत सारे आपको अर्थ मिलेंगे। A small enclosure for cattle, sheep, poultry, etc. तो उसे हम क्या कहेंगे, पेन कहेंगे, है ना। ऐसे पशुओं के, भेड़ बकरियों, पशुओं के, भैंस वगैरह, गायों के लिए, उनके लिए कोई, या मुर्गियों के लिए, उनके लिए कोई छोटा सा एनक्लोजर अपन बना दे, मेड़ बंदी करके, दीवार करके, ऐसा कुछ बना देते हैं किसी भी चीज से, कच्चा पक्का कैसा भी, तो उसको पेन कहते हैं। सेंटेंस अपने सामने है to cause troops etc. to spread out in readiness for battle। ध्यान दीजिए, to cause troops, दल खड़े करना, दलों को तैयार करना, किसके लिए, ट्रूप्स आदि जो सेना की टुकड़ी वगैरह ऐसा खड़ी करना, क्यों, किसके लिए, to spread out
इन रेडीनेस फॉर बैटल, युद्ध की तत्परता के लिए, युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए ट्रूप्स खड़े करना, दल खड़े करना। तो इसको क्या कहते हैं? डिप्लॉय कहते हैं, तैनात करना। इसको क्या कहेंगे? डिप्लॉय कहेंगे, जिसका मतलब है तैनात करना। किसी को डिप्लॉय करना, अपने उसको काम बता देना कि इस काम में तुम लग जाओ। तो बैटल वगैरह के लिए जब करते हैं, युद्ध के लिए तैयार करते हैं सेना की टुकड़ी वगैरह को, है ना, टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस, तैयार हो जाओ, तैनात हो जाओ, फैल जाओ चारों तरफ। उसके लिए ऐसे उस पोजीशन के लिए अपन क्या कहेंगे? डिप्लॉय वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट अपने सामने सेंटेंस है, वन हु forcibly seizes control of a bus or an aircraft। इसका क्या मीनिंग है? वन, एक व्यक्ति जो forcibly seizes control है, बलपूर्वक कंट्रोल ले लेता है, बलपूर्वक कंट्रोल ले लेता है किसका? ऑफ ए बस और एन एयरक्राफ्ट, किसी बस का या किसी वायुयान का, किसी प्लेन वगैरह का, वो जब कंट्रोल अपने हाथ में ले ले कि कोई बस जा रही है और उसमें अचानक से वो घुस जाए और घुस करके और बस को अपने कंट्रोल में ले ले। मैं जैसे कह रहा हूं उधर चलो, जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे लेके चलो। या प्लेन के पायलट को जाकर के और कनपट्टी की बंदूक लगा के बोल दे कि इधर चलना है, तो इसको कहते हैं हाईजैक करना। तो वो कौन होगा? हाईजैकर। उस व्यक्ति के लिए जो ऐसा कर रहा है, जो बलपूर्वक ऐसा कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? हाईजैकर। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? हाईजैकर। कहते हैं ना, प्लेन हाईजैक हो गया, बस हाईजैक कर ली, है? जो बस को जहां जाना था, प्लेन को जहां जाना था, उसके मार्ग से वो भटका देते हैं, उनको वहां नहीं जाने देते और बलपूर्वक कहते हैं कि इधर चलो, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो बलपूर्वक ऐसी घटना करता है, वो क्या कहलाता है? हाईजैकर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। नेक्स्ट अपने पास में सेंटेंस है, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ। क्या मीनिंग है सेंटेंस का? द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ है, अपनी ही पत्नी को मारने का कार्य। स्वयं की पत्नी को किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी खुद की पत्नी को ही मार देना, तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया है युक्सोलिसाइड। क्या वर्ड है उसके लिए? युक्सोलिसाइड। युक्सोलिसाइड का मतलब अपन हिंदी में पत्नी हंता कह सकते हैं उसे। पत्नी हंता यानी जिसने अपनी पत्नी को ही मार डाला। युक्सोलिसाइड अगर वर्ड हम यूज इंग्लिश में कर रहे हैं, तो हिंदी में हम उसे पत्नी हंता कह सकते हैं। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, तो इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, इसका मीनिंग है कि जो उच्च कुलीन लोगों के द्वारा सरकार चलाना, शासन चलाना, है? ऊंचे लोगों के द्वारा शासन करना। तो क्या होता है इसको? एरिस्टोक्रेसी इसको बोलते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? कुलीन शासन होता है, एक तरह से कुलीन लोगों का एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट है, एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड। जब कोई चीज किसी लेटर में उस पर साइन करने के बाद लिखी जाए, साइन पहले कर दिए जाए और उस पर कोई स्क्रिप्ट, कोई चीज बाद में लिखी जाए, तो उसे हम कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। जो चीज हमने बाद में लिखी, लेटर तो साइन कर दिया, जिस अधिकारी को साइन करने थे या स्वयं को हमको साइन करने थे, हमने उस पर साइन करने के बाद में कोई चीज लिखी, तो उसे हम क्या कहेंगे? पोस्ट स्क्रिप्ट, है ना। उसे क्या कहेंगे? पोस्ट स्क्रिप्ट। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, यानी कि उस पर साइन करने के बाद में जब किसी लेटर में हम कोई चीज लिखते हैं, कोई बात लिखते हैं, तो हम उसे पोस्ट स्क्रिप्ट कहेंगे, है ना।
वो जो बाद में लिखा गया अंश है उस अंश के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, पोस्टस्क्रिप्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।